बच्चों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चंस पार्ट 1। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से ये देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट। क्या कह रहा है? कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन आयल ड्रॉप इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट। मिलिकन एक्सपेरिमेंट में कौन सा चार्ज प्रेजेंट नहीं हो सकता है, बताइए। हैं, मिलिकन एक्सपेरिमेंट में अगर बात करें तो कौन सा चार्ज नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, चेक कर लेते हैं मिलिकन एक्सपेरिमेंट में कौन सा नहीं हो सकता। हम एन का वैल्यू चेक करेंगे ना, चार्ज दिया हुआ है, कौन सा चार्ज नहीं हो सकता है उससे हम एन का वैल्यू से निकाल सकते हैं। क्योंकि एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? एन का वैल्यू जो होना चाहिए, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो एन का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम फर्स्ट के लिए देखें, अगर हम फर्स्ट के लिए एन का वैल्यू देखें तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा फर्स्ट के लिए? क्यू बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। क्यू जो है फर्स्ट के लिए कितना है? 4.0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम। ये हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कटेगा, 4 अपॉन ये हो गया। तो इसको 4 से आप 0.4 मरतबे में 0.4 टाइम्स में काट सकते हैं। अब 0.4 नीचे है तो 4/10, तो ये हो जाएगा 10/4। 10/4 यानी कि 2.5 आएगा। 2.5 डेसिमल में आ रहा है, यानी कि पहला तो नहीं हो सकता, नहीं, पहला चार्ज पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखते हैं। अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा में n का वैल्यू q बाई ई। क्यू कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 खत्म। अब देखिए ई पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चल जाएगा तो 60 हो जाएगा, नहीं 60/16। तो ये हो जाएगा क्या? 15 चौका 60 और 4 चौका 16। 15/4 कितना हो जाएगा? 4 तिये 12 के 2 घट के आएगा 3, 30 पॉइंट हो जाएगा 7, 4 सत्ते 28 घट के आएगा 2, 4 पचे 20, मतलब 3.75। ये भी डेसिमल में आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। तो तीसरा, और तीसरा देखते हैं। तीसरा आपको क्या दिया गया है? तीसरा में आपको दे दिया गया है n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, और q कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यही दिया गया है। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 खत्म, ये पॉइंट खत्म होगा तो ऊपर चल जाएगा 0, तो हो जाएगा 100/16। 100/16 कितना हो जाएगा? 16×25 16 छक 96, हाथ में 4 पॉइंट जाएगा 40, 16 दूनी 32 घट के आएगा 8, 80, 16×25 80, 6.25 आएगा। ये भी डेसिमल में आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पूछा है कि कौन कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी प्रेजेंट पूछा है। यानी कि ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि इन नेचर में द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा किसके इक्वल होता है? हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। नहीं, ये गलत है। ठीक है, जीरो के बराबर होता है स्क्वायर ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है
ये जो होता है हमेशा जो होता है किसी भी नेचर में जो होता है किसी भी सिस्टम का जो चार्ज जो होता है हमेशा इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, 4 आंसर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन एक कह रहा है कि कंसिडर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को कंसिडर कीजिए। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को स्फीयर के बाहर रख दिया जाता है। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। तो बताइए उसके बाद में स्फीयर पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा। स्फीयर पर नेट चार्ज कितना आएगा। एक स्फीयर है, इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया, तो बताइए इस पर नेट चार्ज कितना आएगा। पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडक्टिंग है, तो प्लस है, तो यहाँ माइनस को इधर इस तरफ प्लस, इधर इस तरफ प्लस को खींचेगा और प्लस वाला चार्ज जो स्फीयर का होगा वो इस तरफ से आ जाएगा। लेकिन नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज जो होगा हमेशा जीरो होगा, क्योंकि चार्ज का यहाँ ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है ना, चार्ज का ट्रांसफर थोड़े ना हो रहा है, तो चार्ज जो होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कह रहा है निगेटिव, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। निगेटिव तो होगा लेकिन पूरे सरफेस पर निगेटिव होगा क्या, नहीं, एक साइड पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है, इस साइड निगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इसलिए पहला आंसर गलत। फिर कह रहा है निगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट। निगेटिव एंड अपीयर्स ओनली एट द पॉइंट ऑन, हाँ निगेटिव, खाली निगेटिव थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव ही होगा, नहीं, तो इसलिए ये भी गलत। निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्मली, ये भी गलत है, जीरो होगा। नेट चार्ज जो हो जाएगा इस पर जीरो ही रहेगा, क्योंकि प्लस है ही माइनस है ही, टोटल चार्ज तो जीरो ही है अभी। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज एफ। दो आइडेंटिकल स्फीयर है और दोनों को सेम चार्ज से चार्ज किया गया, तो दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है एफ फोर्स लगता है। कह रहा है ए 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू अदर स्फीयर। अगर 50% चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में ट्रांसफर कर दिया जाए तो न्यू फोर्स कितना होगा, लगेगा, आप ही बताइए। ठीक है, नया फोर्स कितना लगेगा। हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, Q1 इंटू Q2 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कह रहा है कि यहाँ दोनों का चार्ज जो है सेम है, तो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू स्क्वायर के। ठीक है, क्यू स्क्वायर के, ये मेरा इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट है। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% चार्ज ट्रांसफर हो गया। 50% मतलब कि आधा, Q है तो Q/2 ट्रांसफर हो गया, तो चार्ज Q1 कितना हो जाएगा, Q1 जो हो जाएगा Q माइनस Q/2, बचेगा कितना, Q में से Q/2 घटा लेंगे तो आधा, आधा घटा लेंगे तो आधा बचेगा, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा Q प्लस Q/2। तो इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आएगा आपको, इसको जोड़ने पर आएगा Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा, 3Q/2 हो जाएगा। ठीक है, 3Q/2 हो जाएगा। अब आपको इक्वेशन मिल गया, नहीं, हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, अब नया फोर्स लिखते हैं। अब नया फोर्स अगर लिखना चाहेंगे तो अब नया फोर्स कितना लिख सकते हैं बताइए। एफ डैश जो होगा, एफ डैश जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q1 एफ डैश इज इक्वल टू Q1 कितना है, Q1 तो हो गया Q/2
और F2 कितना हो गया 3Q/2, ठीक है, अपॉन F अपॉन Q इंटू Q, यही ना है। तो आपको यहाँ F डैश अपॉन F इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, Q स्क्वायर 3Q² हो जाएगा, अपॉन 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और नीचे Q इंटू Q हो जाएगा। तो Q² से Q² खत्म। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F डैश जो आ जाएगा आपको 3/4F आ जाएगा, 3/4F आ जाएगा, ठीक है। और यही आपको आंसर भी होगा, ठीक है। तो 3/4F आपको आंसर आएगा। देख लीजिए आपका आंसर हो गया आपको कौन सा 3/4F, फर्स्ट आंसर है, आपको फर्स्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, 2 पॉइंट चार्ज है जिसको r डिस्टेंस पे रखा जाता है इन एयर और एक्सर्ट अ फोर्स F, तो F फोर्स लगता है। द डिस्टेंस एट विच, वह डिस्टेंस बताइए एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स, वह फोर्स बताइए जिस पर वो एक सेम फोर्स एक्सर्ट कर सके व्हेन प्लेस्ड इन सर्टेन मीडियम, जब उसको सर्टेन मीडियम में रख दिया जाता है तब, ठीक है, तब बताइए फोर्स, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है कि एक 2 पॉइंट चार्ज है, ए एक पॉइंट चार्ज है और ए एक पॉइंट चार्ज है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा गया, तो फोर्स जो लगता है F फोर्स लग रहा है। F फोर्स यानी कि कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, ये F फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है कि इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, कि जब इसको दोनों चार्ज को जब हम किस में ले जाते हैं, कुछ मीडियम में उठा के दोनों चार्ज को ले जाते हैं, तो अब कितने डिस्टेंस पे रखे कि फोर्स जो लगे सेम लगे। तो ये तो आपको इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से F डैश अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा KQ1, अच्छा K को आप ये भी तो लिख सकते हैं, K को आप ये K को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, और K मीडियम में आ गया तो εr भी आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन r², यही होगा, r डैश स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, तो अगर हम इस दोनों को सेम कर दे, इसको सेम कर दे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, तो कितना हो जाएगा, सेम करके देखते हैं। जैसे ही सेम करना चाहेंगे, देखिए अब यहाँ से सेम कर रहे हैं, इधर था K का वैल्यू लिख सकते हैं इधर 1/4πε0 जब मीडियम में नहीं था, Q1 Q2 अपॉन r² इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए Q1 Q2 तो दोनों तरफ है, यहाँ भी Q1 Q2, यहाँ भी Q1 Q2 कैंसिल, 4πε0 यहाँ भी है, 4πε0 यहाँ भी है, ठीक है, ये सारे कैंसिल हो गए, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कैंसिल। अब ऊपर इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड आपको बचा 1/r², क्या बचा 1/r², और राइट हैंड साइड क्या बचा, राइट हैंड साइड बच गया आपको 1/r², ठीक है।
अब यहाँ से आर डैश स्क्वायर हमको निकालना है, तो ई आर डैश स्क्वायर को अगर हम इधर इधर भेज दें तो ये मल्टीप्लाई में, और आर को इधर भेज दे तो डिवाइड में है, तो ई मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर डैश और स्क्वायर को भी अंडर रूट में कर देते हैं, तो ये आर स्क्वायर है तो हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन आर को के बोले हुए हैं, तो आर अपॉन अंडर रूट के हो जाएगा। क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर को ही के बोला हुआ है, तो आर अपॉन अंडर रूट के हो जाएगा। देख लीजिए अब आंसर कौन सा है, आर अपॉन अंडर रूट के, ये थर्ड आंसर है आपको, ठीक है, थर्ड आंसर। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टू चार्जेज आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, व्हेन वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। कह रहा है कि दो चार्ज रखा हुआ है, फिगर में दिखाया गया है, तो इस दोनों के बीच में थर्ड चार्ज कहाँ रखे कि वो रेस्ट में रहे। ठीक है, अब रेस्ट में रहने का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट हम जानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है, ये पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ से हमको x डिस्टेंस से EX मान लिए। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं x क्या हो जाएगा, हमको पता है अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 16 इंटू पूरा जो डिस्टेंस है ई 70 सेंटीमीटर इंटू आर 70, क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 4 7 इंटू 70, 7 से 10 मरतबे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 कूलम, 9 कूलम से 30 सेंटीमीटर और 16 कूलम से 40 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, क्योंकि यही आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऊपर जो है 9 कूलम रखे हैं, इसलिए ये जो आया 30 सेंटीमीटर, ये कहाँ से आया 9 सेंटीमीटर से आया, तो फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला देखते हैं 40 सेंटीमीटर, हाँ 30 अगर ई है तो इतना, बाकी तो 40 होगा, तब जाकर के पूरा 70 होगा ना, तो 16 इलेक्ट्रॉन से 40 सेंटीमीटर, तो दो भी सही है, नहीं यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ठीक है, फिर आगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज 9q plus 9q plus q are kept at 16 centimeter apart, where should a third charge q be placed between them so that system remains in equilibrium। कह रहा है कि 9q और q चार्ज है और 16 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में q चार्ज को कहाँ रखे ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, कह रहा है कि कहाँ रखे, अब नहीं, एक चार्ज है और यहां से यहां एक चार्ज है, यहां प्लस 9q है और यहां प्लस q है, दोनों का 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, दोनों के बीच 16 सेंटीमीटर का गैप है। अब करना क्या है, जब 16 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच है, तो इसमें q कूलम कहाँ रखें, मान लेते हैं हम कि यहाँ रख रहे हैं, यहाँ P पॉइंट पर यहाँ रख दिए, यहाँ रखिए, तो ये जो डिस्टेंस है कहाँ से 9 कूलम चार्ज से 9 कूलम चार्ज से x है, तो ये x डिस्टेंस पर मान लिए रख दिए, तो इस x डिस्टेंस को कैसे निकालें, तो x इज इक्वल टू जानते हैं अंडर रूट 9, यानी कि अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ है,
यहाँ गड़बड़ी है कि 9 तो है, 16 नहीं है, मतलब कि एक है प्लस क्यू और एक है प्लस 9 कूलम। ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पॉइंट मान लिए P और यहाँ से मान लिए कि x डिस्टेंस पर प्लस क्यू कूलम से x डिस्टेंस पर P पॉइंट पर क्यू कूलम को रखने पर ये कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, हम मान लिए। तो x निकालिए। अब x निकालने के लिए हमको पता है अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट 9 क्यू इंटू 16 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं तो इंटू 16। अब देखिए अंडर रूट क्यू अपॉन, अब यहाँ देखिए अंडर रूट क्यू यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, जैसे ही यहाँ से नीचे अंडर रूट क्यू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और वहाँ 9 है तो 9 का 3 हो जाएगा और इंटू 16। तो अंडर रूट क्यू से अंडर रूट क्यू कैंसिल, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 16/4, 4 चौका 16, 4 सेंटीमीटर आएगा। कहाँ से, प्लस क्यू कूलम से 4 सेंटीमीटर पर इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस क्यू कूलम से 4 सेंटीमीटर पर, और टोटल डिस्टेंस है आपको कितना, प्लस क्यू कूलम से आपको 4 सेंटीमीटर पर आपको क्यू रखने पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन प्लस क्यू कूलम से कहीं भी ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर नहीं है, तो पूरा 16 सेंटीमीटर है और 4 कूलम पर रखा जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 9 क्यू से 12 सेंटीमीटर पर रखने पर आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 2 balls carrying charges 7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम, 2 बॉल है जो कि एक +7 माइक्रोकूलम चार्ज कैरी करता है और एक -5 माइक्रोकूलम चार्ज कैरी करता है। अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विथ अ फोर्स F फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इफ अ चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज एडेड टू बोथ, द फोर्स बिटवीन देम विल बी, अगर दोनों में -2 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया जाए तो बताइए कि क्या हो जाएगा। तो ठीक है, यहां हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, F1/F2 इज इक्वल टू Q1/Q2 अपॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश, यही होता है। तो यहाँ देख लेते हैं F1/F2 इज इक्वल टू Q1 कितना है, Q1 जो है एक तो है आपको 7 और एक है 5, तो 7 माइक्रोकूलम और 5 माने 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 के माइक्रोकूलम अपॉन ये हो जाएगा। और नीचे Q1 डैश Q2 डैश, जब 7 में क्या करेंगे, यहाँ देखो 7 में जब -2 ऐड करें, नहीं 1 मिनट पहले देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो फोर्स जो हो जाएगा आपको F/F डैश हो जाएगा कितना, ऊपर F कितना हो जाएगा Q1 Q2, यानी कि 7 और 5 के Q1 होता है ना, यहाँ तो सीधे Q1 Q2 लिखना है, F/F डैश इज इक्वल टू क्या होगा Q1 Q2, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम अगर 7 कूलम में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और -2 में जब -5 में -2 ऐड करेंगे तो -7, तो ये भी 35 ही हो जाएगा। तो दोनों 35 हो जाएगा, तो दोनों सेम रह जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा F इज इक्वल टू F डैश हो जाएगा, दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपको फर्स्ट आ जाएगा, F फोर्स चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है
two equal and like charges, दो equal and like charges when placed 5 centimeter apart experience a repulsive force of इतना newtons. The magnitude of charge in microcoulomb will be कह रहा है दो इक्वल और लाइक चार्ज है जो कि 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है, वो रिपल्सिव फोर्स इतना न्यूटन लगाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन माइक्रोकूलम में बताइए। तो चार्ज कितना, चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए किसमें, माइक्रोकूलम में। ठीक है, वो बताते हैं अब चार्ज का। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो चलिए उसको अब सॉल्व करते हैं, कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है दो इक्वल और लाइक चार्जेज है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू आपको क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स यही होता है ना, दो लाइक चार्जेज है तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर है। और यहाँ दिया गया है फोर्स, जो आपको दिया गया है फोर्स कितना दिया गया है, फोर्स दिया गया है 0.144 इज इक्वल टू के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा, इंटू अपॉन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻² हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम Q का वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से Q का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Q का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 0.144, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अब इसको मान लेते हैं, यहां से हटा देते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10⁻3, नहीं तो 144 का तो 12 हो जाएगा, 12, 144 का कितना हो जाएगा 12, 9 का आ जाएगा आपको 3, नहीं, और ऊपर आपको आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा आपको इंटू 5 इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻³ और 10⁻9 कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 10⁻12, तो 10⁻12 का अंडर रूट करेंगे तो 10⁻6 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से 3 चौका 12 कट जाएगा और ऊपर हो जाएगा उन्हें कितना 4 पचे 20, 4 पचे 20 इंटू, जब 10⁻6 ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻8। ठीक है, अब 10⁻8 20 इंटू 10⁻8 को हम ये भी लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻6, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.2 माइक्रोकूलम। ठीक है, 0.2 माइक्रोकूलम आंसर, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये आपको Q का वैल्यू था ना, Q, तो आपको Q आ गया, Q का मैग्नीट्यूड आ गया, बस आंसर आ गया। ठीक है, हालांकि एक ऐसा फोर्स आएगा, ये फोर्स कैसा आएगा, अट्रैक्टिव आएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां देखिए
एक क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स 12 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे को 12 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इफ इज गिवन an additional charge -4 माइक्रोकूलम, then the force will become। अगर प्रत्येक को -4 कूलम एडिशनल चार्ज दे दिया जाए तो बताइए कि फोर्स क्या होगा, फोर्स कितना होगा। नहीं तो देखते हैं। सबसे पहले तो दोनों लाइक चार्ज है, तो नया पुराना फोर्स जो होगा F जो होगा क्या होगा, रिपल्सिव होगा। कितना हो जाएगा, F = K Q1 Q2 अपन R होता है ना, तो देख लीजिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12K अपॉन R। ठीक है, ये पुराना फोर्स है। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश = अब नया फोर्स में क्या हो जाएगा कि -4 कूलम देना है ईच को। 2 कूलम है, -4 कूलम दे दिए तो -2 कूलम हो गया। 6 कूलम है और -4 कूलम दे दिए तो कितना हो गया, 2 कूलम। +2 कूलम इधर हुआ, प्लस -2 कूलम इधर हुआ, तो प्लस और माइनस हो गया, 2 कूलम और 2 कूलम 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा K अपॉन R, और प्लस और माइनस था तो ये अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा। अब 4K/R को हम तो ये भी लिख सकते हैं ना, × 3/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 12K/3R। ठीक है, R नहीं, यहाँ हो जाएगा R² होगा, R², 3R²। तो इसको 12K/R² को यहाँ हम F वैल्यू है उसका, तो यहाँ लिख सकते हैं F डैश = F/3। और ये कैसा फोर्स होगा, तो एक चूंकि प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, इसलिए अट्रैक्टिव। ये आएगा कितना, अट्रैक्टिव। और यहाँ फोर्स का जो वैल्यू है 12 न्यूटन दे रखा है, तो 12 जैसे ही रखेंगे तो 12/3 कितना होगा, 4 न्यूटन है। अब देखिए 4 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स का आंसर है, ये रहा 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। ये फर्स्ट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट अ फोर्स F अपॉन अनदर पॉइंट चार्ज Q2। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है जो कि F फोर्स एक्सर्ट करता है एक पॉइंट चार्ज Q2 पे। ठीक है, इफ थर्ड चार्ज Q3 भी प्लेस्ड, अगर थर्ड चार्ज Q3 को प्लेस कर दिया जाता है क्वाइट क्लोज टू Q2 के क्लोज में, then the force that charge Q1 exert on Q2 will be। तो बताइए कि तब Q1 जो होगा Q2 पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि Q1 है, क्या कह रहा है कि Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। Q1 जो है Q2 पर F फोर्स अट्रैक्ट कर लगाता है। जब एक और चार्ज Q3 यहाँ जब रख दिया गया तब Q1 कितना लगाएगा, तब भी F ही लगाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपको F। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a charge Q is divided in two parts। एक चार्ज Q1, a charge Q is divided in two parts Q1 and Q2 there, and these charges are placed at the distance R। ठीक है, क्या कह रहा है, these charges are placed, ये सारे चार्जेस प्लेस्ड होते हैं एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस पर,
देयर विल बी मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन देम। बताइए कि मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, जब Q1 Q2 का वैल्यू कितना होगा, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे कि मैक्सिमम फोर्स लगे। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए सबसे पहले तो Q1 Q2 चार्ज है, नहीं Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। तो सबसे पहले अगर फोर्स निकालें, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां हम Q इज इक्वल टू Q1 Q2 है, तो क्या इसी को हम लिख सकते हैं के Q1 इंटू Q माइनस Q1। ऐसे ही लिखेंगे, Q माइनस Q1 कितना होता है, Q2 होता है, अपॉन R स्क्वायर। क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहां से के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर माइनस के Q1 Q, एक मिनट, के Q1 Q माइनस, जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के Q1 स्क्वायर, नहीं, अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैक्सिमम फोर्स के लिए DF अपॉन DQ का वैल्यू जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो K अगर कॉमन ले लें तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर बाहर, ठीक है। अब देखो अपॉन DQ, तो यहां हो जाएगा Q1 माइनस 2Q, ठीक है। क्या होगा, Q1 माइनस 2Q1, Q1 कह रहे हैं, Q माइनस 2Q, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ई पूरा जाएगा तो उधर 0, तो यहाँ हो जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी कि Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/2 माइनस, ठीक है। तो ये Q1 का वैल्यू हो गया, Q2 का भी वैल्यू आएगा, नहीं, तो Q1 का वैल्यू कितना हो गया, Q1 का वैल्यू जो हो गया आपको Q/2 हुआ, Q/2 है, तो Q2 भी Q/2 होगा ना, यानी कि आंसर आपको जो है 4 आ जाएगा। जब दोनों को आधा आधा डिवाइड करेंगे तब जाकर के मैक्सिमम, ऐसे भी समझ सकते हैं ना, मान लो 10 है, इन दोनों को ऐसे पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या ले सकते हैं, 1 और 9 का ले सकते हैं, नहीं, 2 और 8 का ले सकते हैं, 3 और 7 का ले सकते हैं, 4 और 6 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं। अब रिपीट होगा, 6 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा। तो अब रिपीट होगा, तो 1 इंटू 9 9 आया, 2 इंटू 8 16 आया, 3 इंटू 7 21 आया, 4 इंटू 6 24 आया, 5 इंटू 5 25। देखिए सबसे ज़्यादा कितना आया, 25, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, जब आधा आधा, जब दोनों को डिवाइड यहाँ क्या किए, जैसे ही आधा आधा डिवाइड किए तो यहाँ मैक्सिमम आ गया 25, इसीलिए चार्ज को भी आधा आधा डिवाइड किए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आ जाए।
अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि टू चार्जेज 4q and q placed at a distance l apart, a third charge q is placed at a middle of them. If resultant force on q is 0, then the value of q is, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि टू चार्ज 4q and q placed at a distance l, a third charge q is placed at the middle of them. if resultant on q is 0, अगर q पर रिजल्टेंट 0 है, then the value of q is, तो आप q का वैल्यू बताइए कितना होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो 4q और q है नहीं यहाँ, यहाँ 4q है, यहाँ q है, पूरा डिस्टेंस l है। एक और चार्ज, एक q चार्ज रखा गया, तो दोनों के बीच में तो al/2 हो गया, ये भी l/2 हो गया। ठीक है, दोनों को l/2 डिस्टेंस पर रख दिया गया है। तो q पर नेट फोर्स 0 लग रहा है। ठीक है, q पर नेट फोर्स क्या लगता है? 0। 4q, q और q दोनों क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो दोनों के कारण इधर ही लाएगा नहीं, तो नेट फोर्स जाएगा एफ नेट। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू तो हो जाएगा 4k² अपॉन l² हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, l²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा ना, तो हो जाएगा 4k(Q) अपॉन l² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 4k, यहाँ से हो जाएगा Q प्लस कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा Q इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा -Q, ये आंसर आ जाएगा। Q इज इक्वल टू -Q आंसर। ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये आपको 2 आंसर आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि दो सिमिलर स्पेयर्स हैं हैविंग चार्ज +q एंड -q आर केप्ट एट अ सर्टेन सेपरेशन f। फोर्स सर्टेन सेपरेशन पर लगता है, f फोर्स एक्ट बिटवीन देम, दोनों के बीच f फोर्स लगता है। इफ अनदर सिमिलर sphere having charge +q is kept and in the middle of them, it experiences a force in magnitude and direction h। तो बताइए कि क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होगा? दो सिमिलर है, एक का +q है, एक +q है, एक का -q है, तो एक फोर्स लगता है। ठीक है, जब दोनों के बीच में एक q चार्ज को रख दिया गया, तब बताइए इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज। बताइए, कह रहा है कि क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि देखो, एक क्यूब है
एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में क्यू रख दिया गया। अब दोनों का रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके कारण भी इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब देखो कितना क्यू पर कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के कारण। तो ए भी ए है, ए भी ए, क्योंकि दोनों के बीच में रखा गया ना। नहीं तो एफ जो हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट जो हो जाएगा 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू। और जब ये दोनों नहीं रहेगा तो ये तो एफ डैश है ना, और एफ एफ जब जब बीच में दोनों नहीं रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, और आर 2r हो जाएगा ना, तब 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटू 4 अपॉन 4 कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, कितना लिख सकते हैं? ठीक है, अब देखो एफ एफ कितना होगा, एफ तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, नहीं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ई तो एफ, तो यहाँ देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 एफ डैश इज इक्वल टू 8 एफ, ये हो जाएगा। और फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवार्ड्स निगेटिव फोर्स की तरफ है ना। तो यहाँ देखो 8 एफ टुवार्ड्स प्लस क्यू नहीं, 8 एफ टुवार्ड्स माइनस क्यू, हाँ थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 4 charges are placed at the circumference of dial of a clock as shown in figure. If the clock has only hour hand, the resultant force 1 a positive charge q naught placed at center position points in the direction which shows the, ठीक है, सूज क्या करता है देखो। अब देखो ये प्लस क्यू है, इस पर दोनों पर रिपेल करेगा तो प्लस क्यू के कारण इधर लगेगा, ये माइनस क्यू है तो ये अट्रैक्ट इधर ही करेगा, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों के कारण रिपेल होगा, इधर आएगा, प्लस और माइनस दोनों के कारण अट्रैक्ट होगा, इसके कारण इधर, मतलब ये दोनों के कारण 90 डिग्री, और दोनों के कारण वैल्यू एफ इधर भी लगेगा, एफ इधर भी लगेगा। तो एफ है 90 डिग्री है तो इसके बीचों बीच आएगा कि 45 एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर, और इसमें 2 पॉइंट बनाना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के तो ई बन गया, मान लो यहाँ कितना बज गया, 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, नहीं यहाँ 6 बज रहा है, फिर 7 बजेगा, और 7 और ई यहाँ 8 बज रहा है, ई 7 बज रहा है, ई 8 बज रहा है। ठीक है, 7 और 8 के बीचों बीच है, यानी कि 7:30, यानी कि 7:30। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 2 स्मॉल स्पेयर्स, 2 छोटे छोटे स्पेयर है, ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। दिस अरेंजमेंट इज टेकन टू अ space where there is no gravitational effect, then the angle between two threads and tension in each will be, नहीं क्या कर रहा है, एंड टेंशन इन ईच विल बी, ईच में
हर एक सब में प्रत्येक में टेंशन कितना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर होगा आपको, यहाँ देखो कि कह रहा है कि दो बॉल है, दो बॉल है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं ए है, ई है ए से और ई है एस, दोनों को एल डिस्टेंस पर दोनों को बॉल। अब क्या लग रहा है, ई इस पर कुछ चार्ज है, इस पर कुछ चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है। अब नीचे ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा है, केवल रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो इस दोनों को एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, रिपेल करके ई कुछ इस तरह से फिर दिख रहा है, रिपेल करके ई कुछ इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ 2l डिस्टेंस हो जा रहा है दोनों के बीच, और रिपेल करके ये पूरा 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 180 डिग्री का एंगल बना ले रहा है। ठीक है, रिपेल क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं लग रहा है, जीरो है, इस कारण से सीधा रिपेल करके ये सीधा सीधा चला आ रहा है। और टेंशन कितना लगेगा, तो दोनों के बीच में जितना फोर्स लगेगा, फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर का 4l स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको कौन सा हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर पर 4l स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 180 डिग्री यहाँ भी है, लेकिन 2l स्क्वायर है, तो 2l स्क्वायर तो होगा नहीं, 2l स्क्वायर का हो जाएगा 4l स्क्वायर ना, ये होल स्क्वायर है, तो ई वाला हो जाएगा, आपको आंसर एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ आ जाओ, ये देखो इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है इन गिवन फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए, गिवन फिगर में ए पर जो फोर्स लगेगा, ए चार्ज ए पर जो फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी विल बी, बीसी में कितना लगेगा, यही कह रहा है। अब देखो इधर, यहाँ देखो इधर फोर्स एफ लगेगा, किसके बीच, ए बी के बीच भी एफ लगेगा नहीं, और ए सी के बीच भी एफ लगेगा, एसी के बीच भी एफ लगेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, वो तो यही होगा ना, एफ नेट। ठीक है, एफ नेट तो ये हो जाएगा, और टोटल एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, लेकिन ये नेट फोर्स तो दोनों के बीच बीच होगा ना, दोनों के नेट फोर्स तो दोनों के बीच होगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना होगा, एफ नेट जब हम जानते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और थीटा आधा आधा है, तो क्या हो जाता है, नेट फोर्स जो हो जाता है 2f cos थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ cos तो 2 है, यहाँ थीटा है आपको ई। ठीक है, 2 इंटू एफ cos 60 डिग्री, cos 60 बाई 2। अब देख लो cos 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसल, यानी कि हो जाएगा √3f, और f का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा √3 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो कहाँ है, √3 KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला 4 आंसर हो गया आपको। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है टू चार्जेज 9e and 3e are placed at a separation r, the distance of point where the electric field intensity will be 0। ठीक है, दोनों है r डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो वह डिस्टेंस बताइए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का वह डिस्टेंस बताइए जो क्या हो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम जानते हैं, ये मान लो तो यहाँ है
मान लेते हैं ये दोनों है, ये दोनों को रखा गया है, दोनों के बीच r डिस्टेंस है। एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं P, जो जहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये x ले लेते हैं। तो इस x को निकालने के लिए हमें पता है कैसे करना है। x इज इक्वल टू क्या होगा, √3 अपॉन √3 प्लस √9 इंटू r, यही तो होगा। तो यहाँ से क्या करना है, √3 हम यहाँ से अगर कॉमन ले ले, हम क्या करें, यहाँ से √3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, √3 जैसे ही कॉमन लिए तो √3 अपॉन √3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 हो जाएगा ना। तो √3 से √3 कैंसल, इंटू r था तो r, तो हो जाएगा यहाँ से r अपॉन 1 प्लस √3, ये आ जाएगा r अपॉन 1 प्लस √3। देखिए तो 9e कहाँ है, r कहाँ है, ये डिस्टेंस देखो इसमें, ये है माइनस है यहाँ, तो ई वाला नहीं है, 3e से ये जो डिस्टेंस आया ये कहाँ से आया, 3e से आया। तो ये 9e से तो नहीं हो सकता, 9e से यहाँ 3e है, यहाँ माइनस है, प्लस होता तो ये हो जाता। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, यहाँ प्लस है लेकिन ऊपर √3r है, लेकिन ऊपर क्या है, √3r है, ये भी नहीं हो सकता है, नहीं। तो अब 9e से कितना आएगा, 9e से निकाल लेते हैं। 9e से अगर निकालते तो x अपॉन हो जाता √9, यानी कि √9 ऊपर होता यानी कि 3 होता, अपॉन कितना होता, 3 प्लस √3, 3r प्लस 3 प्लस √3, ये हो जाता, यही होता ना। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम एंड कैरिंग सेम चार्जेस 10⁻⁹ कूलम are suspended by threads of equal length if the distance between the centers of a sphere is 0.3 centimeter in equilibrium, then the inclination of threads with the vertical will be, ठीक है। वर्टिकल विल बी tan थीटा पूछ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है FR अपॉन mg। अब FR कितना होता है, FR होता है KQ1 Q2 अपॉन R² mg, यही होता है ना। अब यहाँ इसका वैल्यू रखते हैं, K का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2। अब दोनों बॉल है तो ईच पर चार्ज कितना दिया गया था, 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। कैरिंग सेम चार्ज इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ के Q1 Q2 हो गया अपॉन R², 0.3 सेंटीमीटर दिया गया है दोनों के बीच का डिस्टेंस R² का, तो 0.3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा R² इंटू m कितना हो जाएगा, 1 ग्राम मास है, तो 1 ग्राम को केजी में बदलने के लिए इंटू 10⁻³ इंटू 10, जी का वैल्यू 10। अब यहाँ देखो 10⁻⁹ से 10⁻+9 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 9
इंटू 10⁻⁻9 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू, अब देखो ई 0.3 है 0.3 1 मैंने 10⁻⁻1 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4 हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻+4, तो टोटल जब करेंगे तो हो जाएगा 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल, जब ऊपर जाएगा तो प्लस, तो आ जाएगा 10⁻⁻7, यही आएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 माइक्रो 0.1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻6 0.1 इंटू 10⁻⁻6 ये भी लिख सकते हैं नहीं। अच्छा एक और बात कि यहाँ जो होगा 1 ग्राम से केजी में बदलने के लिए तो इसको माइनस होगा ना, यही गड़बड़ हो रहा था। तो 10⁻³ है ना इंटू 10 है, तब हो जाएगा 10⁻⁻6 और 10⁻³ 10⁻⁻9 और तो हो जाएगा 10⁻⁻8। अब 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा ना, 0.1 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि ई वाला जो है नहीं होगा, सीधा बचेगा 0.1। अब tan थीटा इज इक्वल टू बचेगा 0.1, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.1, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना है आंसर, tan इनवर्स 0.1, ये tan इनवर्स 0.1 फर्स्ट आंसर है आपको, ठीक है, tan इनवर्स 0.1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 infinitely long parallel wires having linear star density λ1 λ2 respectively are placed at a distance r. The force per unit length on either wire will be, क्या कह रहा है 2 इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल वायर है जिसमें लीनियर स्टार डेंसिटी λ1 λ2 रखा हुआ है, जिसे प्लेस्ड किया गया है r डिस्टेंस पर, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ आइदर वायर विल बी, आइदर वायर पर बताइए कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, ठीक है। ए क्या किया गया है कि एक वायर है और ए एक वायर, ये भी इनफाइनेटली है, ये भी इनफाइनेटली, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ठीक है। इसका λ1 इसका λ2 है, ठीक है। अब इसके कारण λ2 पर चार्ज कितना होगा, ये पहले ही निकालो। λ2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो λ2 को हम लिख सकते हैं कितना Q/L, λ2 इज इक्वल टू Q/L, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू λ2Q, नहीं, L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q/λ2, ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं L इज इक्वल टू, नहीं हाँ। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण लगेगा, इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r, क्या होता है 2k λ/1/r, ये तो 1 के कारण हो गया ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन कह रहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब बताइए फोर्स क्या होता है QE, तो QE, तो Q और E के जगह पर तो 2k λ/1/r हो जाएगा ना, Q इंटू 2k λ/1/r/L,
अपॉन एल, एल के जगह पर क्या है क्यू अपॉन लेमडा टू, ये यहाँ हमने निकाला था। अब इसको पुट कर दिए तो क्या हो गया 2k लेमडा 1 लेमडा 2q लेमडा 2q अपॉन आर क्यू, यहाँ q से q कैंसर, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर, ये आंसर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देख लो, 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर, देखो कहाँ है, यहाँ देखो 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर स्क्वायर है, नहीं 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर, आर होगा या आर स्क्वायर होगा, आर होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो होता है क्यू ही था ना, तो ई तो आर था ना, इसलिए ये हो जाएगा 2k लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन आर, सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग आप करेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए। कह रहा है दे इमर्ज फ्रॉम निगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, दे इमर्ज फ्रॉम निगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट पॉजिटिव चार्ज, नहीं गलत बात है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होता है, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है, पहला गलत। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज आर मोर, नहीं गलत बात है, जहां डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ वीक नहीं होता है बल्कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये भी गलत। तीसरा है दे आर इन रेडियल डायरेक्शंस फॉर अ पॉइंट चार्ज, हाँ वो पॉइंट चार्ज के लिए रेडियल डायरेक्शन में होते हैं। दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, नहीं वो इमेजिनरी होते हैं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो रेडियल पॉइंट चार्ज के लिए होता है। कैसे, एक मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ऐसे 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 होता है। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन होता है, तो आपको थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज यूनिफॉर्मली विथ अ टोटल चार्ज क्यू, उसको टोटल चार्ज क्यू से चार्ज कर दिया गया यूनिफॉर्मली, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप करेक्ट एक्सप्रेशन बताइए। अगर आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो आर है वो सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, सॉलिड स्फीयर है नहीं चार्ज है, तो यहाँ देखो आर जो है रेडियस से क्या है छोटा है, यानी कि अंदर, इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर जो है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होगा क्योंकि कंडक्टिंग है, तो यहाँ तो जीरो होगा, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। एक आ रहा है आर, ये आर जो है रेडियस के बराबर है या उससे बड़ा है, यानी कि बाहर है या फिर सरफेस पर है, तो यहाँ जो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ई वाला तो सही है। इट इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट पे जीरो होगा नहीं। अच्छा ये एक मिनट, a solid sphere of radius r is charged uniformly q, the correct expression electric field, हाँ ये इनसाइड जो होता है ना के क्यू आर अपन आर क्यू ही होता है, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, तो आपको जो आंसर आएगा 4 आ जाएगा इसका, 1 एंड 2, क्या आंसर आएगा 1 एंड 2 बोथ। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पैटर्न पॉसिबल नहीं है।
ये तो पॉसिबल है, पैरेलली ये पॉसिबल है, ये भी रेडियली पॉइंट चार्ज के लिए पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन एक क्लोज लूप बना ले रहा है। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है, इसलिए थर्ड आंसर हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है a non-conducting solid sphere of radius r charged uniformly the magnitude of electric field due to the sphere, क्या कर रहा है, the magnitude of electric field due to the sphere at a distance r from its center, उसके सेंटर से बताइए कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग में जो होता है, आपको नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग के केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ग्राफ देखिएगा तो उस केस में आपको ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ऐसे ग्राफ आता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इनसाइड, ये जो हो गया आपको इनसाइड है, तो इनसाइड अगर हम आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, तो कह रहा है इंक्रीजेज एज आर इंक्रीज होगा जब आर बढ़ाएंगे, कब, जब आर जो है रेडियस से छोटा होगा, तो ये वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है डिक्रीज एज आर इंक्रीज, घटेगा कब, जब रेडियस जो है इनफाइनाइट से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डिक्रीज एज आर इंक्रीज, आर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा कब, जब रेडियस से आर का वैल्यू जो होगा बड़ा होगा, हाँ बाहर तो इन्वर्सली है तो घटेगा ही, आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो ई वाला सही है, ठीक है। अब कह रहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर, नहीं ये सब भी कुछ नहीं है, तो हमको आंसर आ जाएगा ए और सी फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको आंसर आएगा का ए और सी आपको आंसर होगा, ए और सी फर्स्ट है तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, ठीक है। 20 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा जाता है किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड, देन फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस इज 5, तो फ्लक्स जो होता है लिंक 5 फ्लक्स होता है, ठीक है। इफ 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज पुट इनसाइड द सरफेस देन चेंज इन फ्लक्स, बताइए अगर 80 कूलम चार्ज उसमें रख दिया जाए तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, नहीं यही क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं φ1/φ2 इज इक्वल टू Q1/Q2, तो Q1 तो 20 है और Q2 कितना है 80 कूलम और रख दिया गया है ना, तो टोटल तो 100 हो गया ना, तो 100 हो जाएगा, तो 20 25 100 हो जाएगा, तो यहाँ से φ2 का जो वैल्यू हो जाएगा 551 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ठीक है। इन अ रीजन ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू इतना,
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो अ सरफेस ऑफ 100 यूनिट्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में एरिया 100 यूनिट दिया गया है। एक्स वाई प्लेन में यानी कि जेड कैप यानी कि 100 के कैप एरिया है, 100 के कैप एरिया है और यहाँ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यही तो होता है। दोनों का जब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप इंटू 100 के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स आएगा इसका, ठीक है। तो आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 3 और 100, 3 इंटू 100 300 आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसका रेडियस 1 mm है। द चार्ज पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर इज क्यू कूलम्स। पर सेंटीमीटर जो चार्ज है क्यू कूलम है, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर इंक्लोजेज, 1 मीटर लेंथ इंक्लोज कर रहा है। द वायर सिमेट्रिकली एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस, बताइए टोटल सरफेस कितना पास होगा। ये बताओ 1 मीटर में, भले 1 सेंटीमीटर में क्यू कूलम, तो ये 1 मीटर में कितना कूलम, 1 मीटर में तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में 100 कूलम चार्ज क्या करेगा, इंक्लोज करेगा। तो 100 कूलम जब चार्ज, 100 कूलम 100 क्यू चार्ज क्या करेगा, 100 क्यू चार्ज इंक्लोज करेगा। हम जानते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फ्लक्स। कहाँ है 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेकंड आंसर हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है आपको, इसमें क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि गॉस लॉ गिवन बाई इतना, इफ नेट चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस इज जीरो। अगर गॉसियन सरफेस के द्वारा नेट इनक्लोज चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो ऑन द सरफेस। नहीं, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक लाइन्स आर इक्वल। हाँ, आउटगोइंग और इनकमिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये दो आंसर हो जाएगा आपको। देयर इज अ नेट इनकमिंग, क्या कर रहा है, देयर इज ए नेट इनकमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, नहीं, नन नहीं, ये आपको दो आंसर आएगा, ठीक है। दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे आप क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम हो गया था इसलिए, मतलब बीच में छूट गया था, इसलिए इसको हम बाद में फिर से, मतलब बीच में फिर से बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब कि देखो ना, तुम ही खुद देखो, 9 ही है, 3 है। हम देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 ही को ऊपर लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, अपॉन 3 प्लस √3 इंटू आर होगा, यही तो होगा। जब यहाँ से 3 जब कॉमन लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे तो √3 हो जाएगा ऊपर, √3 आर अपॉन √3 प्लस 1, यही तो होगा। तो ये देख लो, ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसके बाद में क्या है, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है आपको। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू पॉजिटिव चार्ज 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट न्यूटन
एट द मिड पॉइंट पे बताना है, ठीक है। कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम है और 2 माइक्रोकूलम है, दोनों के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। 2 माइक्रोकूलम के कारण इधर आएगा, 1 माइक्रोकूलम के कारण, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आएगा 2 माइक्रोकूलम के कारण और 1 माइक्रोकूलम के कारण माइनस, तो 2 माइक्रोकूलम के कारण कितना आएगा, के क्यू, के इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के माइक्रोकूलम अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, जब घटाएंगे तो हो जाएगा के माइक्रोकूलम अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करके आंसर लाओ, के का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 हो जाएगा, और वो ये 1/4 है तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 चौका 36, 9 चौका 36 इंटू 10⁻10 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो ये वाला सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻⁻4 नहीं +4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ गिवन, क्या कह रहा है, फिगर बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन विथ डिफरेंट चार्ज placed at vertices in which of flowing cases on is electric field at the center is 0, मतलब किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ देखो 4 क्यू है और यहाँ क्यू है, तो 4 क्यू के कारण तो इधर 3 क्यू के कारण आ जाएगा, क्योंकि एक क्यू कैंसिल कर देगा, 2 क्यू है 3 क्यू है, 3 क्यू इधर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इसका आएगा। यहाँ देखो इस क्यू के कारण तो कैंसिल होगा, लेकिन है प्लस और माइनस एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा, इसके कारण कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखो ये 2 है ई वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है और क्यू है, ई वाला कैंसिल नहीं होगा, ये क्यू 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 का कैंसिल हो जाएगा लेकिन ई वाला कैंसिल नहीं होगा, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 0 नहीं आएगा। यहाँ देखो ई 2 है, ये दोनों 2 है, तो 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 2 है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्यू है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि थर्ड केस में आपको 0 आएगा, आंसर आपको हो जाएगा केस थर्ड, ठीक है। ई वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 आएगा। इसमें आगे देखते हैं, यहाँ देखो कि सेंटर पर क्या होगा, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ओ ऑफ सेमी सर्कुलर रेडियस हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज गिवन एज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बताना है। सेमी सर्कुलर के लिए क्या होता है, क्या होता है एथी, सेमी सर्कुलर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेमी सर्कुलर के लिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा अपॉन आर, 2k लेमडा अपॉन आर, आर के जगह पर यहाँ ए है तो ए 2k लेमडा अपॉन ए, नहीं अब बताओ 2k लेमडा अपॉन ए, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 2 से 2 हो जाएगा तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ है, ए वाला, देखो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस 0.5 मीटर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है विथ चार्ज टोटल चार्ज 1.4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस सेंटर एट दिस रिंग, मतलब इसके सेंटर ऑफ दिस रिंग, इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है क्या होता है 2k लेमडा अपॉन आर, तो वही करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k, एक मिनट क्या होगा 2k लेमडा अपॉन आर। अब यहाँ देखो 2 इंटू
के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है। अब लेमडा का वैल्यू तो दिया ही नहीं, तो लेमडा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल। तो क्यू कितना है, क्यू तो है आपको 1.4 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। अपॉन हो जाएगा क्यू अपॉन एल, एल कितना होगा, पाई आर होगा, क्योंकि टोटल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कुलर के लिए पाई आर, तो पाई इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 0.5 मीटर, तो 0.5 इंटू 0.5। अब देख लो, कर लो यहाँ से 10⁻⁻⁹ और यहाँ +9, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुने 14.2, 9 दूनी 18 इंटू 1 मतलब कि 1.4, तो कितना हो जाएगा, देख लो। उसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 25.2 अपॉन ये हो जाएगा पाई इंटू 0.25। अब 0.25 मतलब 1/4, तो ऊपर जाएगा 4, तो हो जाएगा 25.2 इंटू 4। अब पाई को लिख सकते हैं 22/7, तो 7 भी ऊपर चल जाएगा, तो इंटू 7 अपॉन 22। जिसको जब सॉल्व करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 मिनट, ओ भाई हो क्या गया, ये रहा। जब उसको सॉल्व करते तो अप्रोक्सीमेटली आपको आता कितना, 32 वोल्ट मीटर, ठीक है। ये 4 आंसर आता जब उसी को सॉल्व करते थे, ठीक है। मिट गया है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ है कि फॉर अ गिवन फिगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी, ए के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा, बताओ। इस ए बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और यहाँ माइनस है तो ए सी के कारण इधर, तो नेट तो इधर ही आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स ए वाई, सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना कूलम चार्ज ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, हैविंग इतना हैविंग मास इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड ऑन ड्रॉप सो डैट इट इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। बताओ, एक ड्रॉप है जिसे mg लग रहा है, ऊपर F फोर्स लगाना है, ऊपर F फोर्स लगाएंगे तब तो जाकर बैलेंस में रहेगा, नीचे mg लगेगा तो नहीं। तो ऊपर फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या है, निगेटिव, तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स ऊपर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि ई अपवर्ड है, ये दोनों नहीं हो सकता है। अब डाउनवर्ड में से कौन होगा, अब देखते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो F इज इक्वल टू एम जी, बैलेंस में है, लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख सकते हैं ना क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो एम का वैल्यू कितना है, मास कितना है 10⁻⁻6 kg, इंटू जी का वैल्यू 10 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, भले क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 खत्म, तो आ गया 10 वोल्ट पर मीटर, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो आपको सेकेंड आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो